Intermediate CC second year commerce LMR explanation. What is stock exchange? Explain its functions. 10 मार्क्स का इंपॉर्टेंट आंसर है. स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलेंगे? गवर्नमेंट की एक जो है एजेंसी है, एक जगह है जो तकरीबन हर सिटी में रहती है और वर्ल्ड में हर कंट्री में रहती है, जहाँ पे शेयर्स की ख़रीद व फरोख्त होती है. शेयर्स ख़रीदना और बेचना. शेयर्स क्या है? एग्जाम्पल, अगर जो है रिलायंस को एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, पब्लिक कंपनी बनाना है, उसमें 100 करोड़ रुपए का अगर प्रोजेक्ट है, 10 करोड़ रुपए वो लोग एग्जाम्पल डालते हैं, 90 करोड़ रुपए पब्लिक से लेते. कैसा लेते? 90 करोड़ के शेयर्स बनाते. 10 रुपये 20 रुपये का एक शेयर बना के मार्केट में डाल देते. तो जिसको भी इन्वेस्ट करना है, जो भी बिज़नेस करना चाहता, शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहता, उन्हें वो शेयर्स ख़रीद लेता. जब 90 करोड़ उनको वसूल हो जाते हैं, वो लोग कंपनी स्टार्ट करते. कंपनी अगर अच्छा सेल करी, अच्छा नाम करी, तो वो शेयर्स के वैल्यू बढ़ते. फिर दूसरे लोग जो भी शेयर्स ख़रीदे उसको बेच के पैसे वो लोग कमा सकते. तो दूसरे लोग वो शेयर्स ख़रीदते. फिर सेम ज़मीन के बिज़नेस कैसा, एक ख़रीदता, दूसरे को बेचता, दूसरा ख़रीदता, तीसरे को बेचता. यही शेयर का है. ये पूरा होता स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. गवर्नमेंट के जो है डिपार्टमेंट समझो या जगह है ये, जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते. ठीक है. फंक्शन स्टॉक एक्सचेंज में होता क्या क्या? प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेडिंग. ठीक है. ट्रेडिंग के लिए जो जो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती उस जगह पे रहते गवर्नमेंट प्रोवाइड करती. ठीक है. प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइजेस. प्रेजेंटली हर शेयर के प्राइजेस क्या चल रही, पूरा जो है डिटेल्स. डेली क्या है, शेयर्स के प्राइस चेंज होते, घंटों में चेंज होते, वो सारे जो है आपको वहाँ पे स्क्रीन्स लगे हुए रहते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है. उसके बाद है प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स वेल्थ. क्योंकि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं लेके भागने का चांस किसका भी नहीं रहता. क्योंकि गवर्नमेंट पूरे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चेक करके जो है बिज़नेस करने देती लोगों को वहाँ पे, जिसकी वजह से भागने का या पैसा डुबाने का कोई चांस नहीं रहता. क्लियरिंग हाउस. जैसे क्लियरिंग हाउस, जब चाहे आप शेयर्स को जो है बेच सकते. ठीक है. उसके वहाँ पे जो एजेंट्स रहते हैं, अगर आप नहीं तो आपके बिहाफ में वो एजेंट्स जो है आपके लिए शेयर्स को जब चाहे उसको बेच सकते. प्रोवाइड्स लिक्विडिटी. जब चाहे आप शेयर्स के बदले में कैश में कन्वर्ट कर ले सकते. ठीक है. लिक्विडिटी मीन्स लिक्विड कैश. हेल्प्स टू रेज न्यू कैपिटल. अब बिजनेस में 100 करोड़ का तो हो गया, उसके बाद इनको और पैसों की ज़रूरत पड़ी वही कंपनी के लिए, तो फिर नए शेयर्स भी मार्केट में वो लोग उतार सकते. नया कैपिटल जमा होता. एक्ट एज अ बैरोमीटर. कंट्री की प्रेजेंट कंडीशन क्या है वो स्टॉक एक्सचेंज को देख के मालूम करते हैं. अगर शेयर्स अच्छा कर रहे हैं तो कंट्री में बिजनेस अच्छा चल रहा, कंट्री अच्छी जा रही फाइनेंशियली. अदरवाइज वाइस वर्सा. इंक्रीज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी का शेयर अच्छा है, शेयर की वैल्यू अच्छी है और बढ़ते जा रहा, तो कंपनी को कोई भी बैंक लोन देने से पहले नहीं सोचता. ठीक है. उसकी वैल्यू बहुत अच्छी रहती है, इसकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी हो जाती. मिनिमाइज द डेंजर ऑफ स्पेकुलेशन. स्टॉक एक्सचेंज में क्या रहता अपने को, आपको ज़्यादा अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मार्केट में आपके पास जो है वहाँ पे लोग मौजूद रहते हैं जिसको एक्सपीरियंस रहता, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको जो है डेंजर से, यानी आपको ज़्यादा डेंजर उठाने की ज़रूरत नहीं, को से शेयर्स ख़रीदना को से नहीं, वहाँ पे वो लोग हेल्प करते हैं आपको. फैसिलिटेट स्पेकुलेशन. सेम वही है, वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है या कौन से टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना, वो सब हेल्प वहाँ पे अवेलेबल हो जाती क्योंकि एजेंट्स अवेलेबल रहते हैं. नेक्स्ट है सेबी. सेबी क्या है? ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसको कंट्रोल करने वाली जो गवर्नमेंट का ग्रुप रहता है या कमेटी रहती, कमीशन रहता, उसको बोलते हैं सेबी. इंडिया का डिपार्टमेंट है समझो. ये डिपार्टमेंट क्या करता, जो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक का जो भी बिजनेस रहता शेयर्स का, उसको कंट्रोल करता. ठीक है. द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया was set up on April 12, 1988 through an administrative order by the government of India in order to regulate the working of stock exchange और secondary market. स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए ये बोर्ड जो है ये बोर्ड बनाया गया था. सबसे पहले काम क्या है इसका,
कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह बोल के जो है अपने को एक टाइप के शेयर्स रहते हैं वहाँ पे, वो सबको कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी। रेगुलेट्स इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़, चीटिंग वगैरह होने नहीं देते। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या बोलते हैं, अब जैसा कि किसी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, कंपनी वाले को पहले से मालूम रहता, उन्हें मार्केट में शेयर कर दे रहा बात को, समझे, तो उसमें क्या हो जाता, चीटिंग हो जाती। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को ये लोग कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट, जितना भी स्टॉक एक्सचेंज और जितना भी शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल ये लोग ही करते हैं। कैरी आउट ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन, हर कंपनी के चेक करते रहते हैं वो लोग, जो है कंपनी सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका ऑडिट चेक होता। मॉनिटरिंग द ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, जो वहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स रहते, ठीक है, ट्रस्टीज रहते, मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, कई सारे लोग वहाँ पे काम करते, वो सबको ये लोग क्रॉस चेक करते रहते, मॉनिटरिंग करते रहते। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द मिडलमैन इन्वॉल्व इन सिक्योरिटीज़ मार्केट, बीच में जो भी ये लोग का एजेंट्स काम करते हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते। एजुकेटिंग द इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो लोग को जो है ये लोग एजुकेट भी करते हैं। पावर्स क्या है इनके, पावर टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आस्क द पीरियडिकल रिटर्न्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के पूरे अकाउंट्स कभी भी ये लोग चेक कर सकते हैं। Power to make it compulsory for companies to list their securities in at least one stock exchange, तो ये लोग जो है पावर है इनके पास, कंपनीज को फोर्स कर सकते हैं कि जो है कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में तो भी वो लोग अपने शेयर्स डालना। पावर टू अप्रूव एंड चेंज द रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं कभी भी। पावर टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंटरमीडिएट स्टॉक में, बहरहाल जितने भी रिलेटेड है सबके अकाउंट्स ये लोग कभी भी चेक कर सकते हैं। डिफाइन बैंकिंग, एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, बैंकिंग क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। बैंक क्या है अपना, सेम एसबीआई का आप एग्जांपल लेकर डायरेक्टली उसके अंदर लिख दे सकते हैं। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक, बैंक क्या करता, सबसे पहली चीज़ क्या है, उन्हें डिपॉजिट एक्सेप्ट करता, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तीन टाइप के अकाउंट्स यूजुअली रहते हैं, इसमें 4 दिया हुआ है, 3 के बारे में आप लिख दे सकते हैं। सबसे पहले जो है करंट डिपॉजिट अकाउंट है। करंट डिपॉजिट अकाउंट क्या है, बिजनेसमैन ओपन करते हैं, इसमें क्या है आप कितना भी पैसा डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, इस पर कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता, ठीक है। बैंक आपको कितना भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन को डेली ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पड़ती है पैसों के, तो इसलिए इसमें कोई इंटरेस्ट आपको बैंक नहीं देता। ये होता है करंट डिपॉजिट या करंट अकाउंट। सेविंग डिपॉजिट, ये क्या है, पैसे सेव करने के लिए अकाउंट खोलते हैं अपन, इसके अंदर क्या करते हैं, बैंक आपको 2 या 3 बार पैसे निकालने देता हफ्ते में और लिमिट रखता, इससे 4 से 5% इंटरेस्ट बैंक आपको इसके ऊपर देता। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है, इसके अंदर आप एक मुद्दत के लिए पैसे डाल देना, 5 साल, 10 साल, 2 साल, आपको 10 से 12% कुछ इंटरेस्ट या 8% कुछ इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आप बीच में पैसे उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते। ये है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। उसके बाद दूसरा काम क्या है बैंक का, लोन देना। ओवरड्राफ्ट एक टाइप का लोन है, ओवरड्राफ्ट, जिसमें क्या है आप बैंक में से जितना आपके पास अमाउंट है अकाउंट में उससे ज़्यादा विड्रॉ कर ले सकते हैं बैंक को इन्फॉर्म करके, और जितना एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करे वो जो है एज ए लोन हो जाता है आपके ऊपर, वो आपको बैंक को इंटरेस्ट के साथ वापस करना रहता है, वैसे लोन को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट है, कुछ भी आप जो है सिक्योरिटीज़, गोल्ड वगैरह कुछ भी रख के जो है डायरेक्टली आप कैश जो है ना बैंक से ले सकते हैं, वो एक कैश क्रेडिट होता। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ज़्यादातर बिजनेस उधार में चलता, कोई भी अगर किसी को सामान दिया, समझो एक डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे को किसी को सामान दिया तो उन्हें 3 महीने का टाइम भी देता एग्जाम्पल, तो वो 3 महीने के लिए उन्हें एक पेपर पे साइन करवा लेता, उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अगर 3 महीने से पहले जो सामान बेचा उसको ज़रूरत है पैसों की, तो उन्हें क्या करता, वो बैंक को दे देता, बैंक ख़रीद लेता पेपर, वो थोड़े कम पैसे देता बैंक, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। बाद में जब डेट पूरी हो जाती है, डेट पे बैंक वसूल कर लेता पैसे, वो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ लोन, काफ़ी है। उसके अलावा बैंक कुछ और फंक्शंस भी देता आपको, एजेंसी फंक्शन है। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, बैंक क्या करता आपके बिहाफ में जो है पैसे कलेक्ट करता, आपको जाने की ज़रूरत नहीं बैंक में, आपके अकाउंट में कोई भी पैसे डाल सकते, किसी से भी आप पैसे निकलवा भी सकते।
परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, शेयर्स वगैरह भी अगर आप बैंक को बोल देते तो जैसे अपन देखते अपन ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में से पैसे कट जाते, देखो इंस्टॉलमेंट के रहने दो, कोई भी चीज़ के रहने दो, तो कोई भी चीज़ के जो है अगर आप बैंक में इन्फॉर्म कर दिए तो आपके बगैर इंटरफेरेंस के ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं वहाँ पे। वैसे ही शेयर्स भी ख़रीदे और बेचे जाते हैं बैंक के पैसों के थ्रू। आपको एक बार वो कर देना रहता है कन्फर्मेशन, उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं रहती। कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड शेयर्स, जैसा आपने स्कॉलरशिप ऑटोमेटिक गिर जाती है अकाउंट में, समझे, सब्सिडी गिर जाती है, वैसी बैंक क्या करता है, शेयर्स के अगर डिविडेंड्स वगैरह भी आए शेयर्स के पैसे तो वो ऑटोमेटिक बैंक में जमा कर लेता। उसके बाद है और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज है, लॉकर फैसिलिटी देता बैंक आपको, जिसमें आप अपने कीमती सामान बैंक के लॉकर में रख सकते। ट्रैवलर चेक्स, क्रेडिट कार्ड्स इशू करता आपको, ठीक है, बस काफ़ी है। फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर बोले तो बिजनेसमैन, तो अपने को एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के फंक्शंस क्या है, बिजनेसमैन किसको बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ है ऐसा बंदा जो इनोवेशंस करता। बिजनेस का मतलब क्या है, कोई भी नई चीज़ जो है शुरू करना या नई चीज़ सेटअप करना, उसको बोलते हैं इनोवेशन। कोई चीज़ पहले से चल रही तो उसके अंदर चेंजेस ला के अपन जो है बिजनेस स्टार्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। तो बिजनेसमैन के अंदर हमेशा क्या रहता, इनोवेशन। उसका चल रहा सो बिजनेस में भी चेंजेस लाते रहता उन्हें। रिस्क बियरिंग, दूसरा उसके पास रिस्क लेने की ताकत है, अदरवाइज उन्हें बिजनेस नहीं कर सकता। तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, तो उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकना, उसके पास हर चीज़ अवेलेबल रहना, जो है बिज़नेस करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो सब रहना, उस सबको पूरे तरीके से लेके चलना। लोग रहना उसके पास जो है जिसको यूज़ करके उन्हें बिज़नेस कर सकता, मैनेजमेंट बोलते हैं। बिज़नेस प्लानिंग, बिज़नेस की प्लानिंग कर सकना, उन्हें बिज़नेस की हमेशा प्लानिंग करना, नुकसान में जा रहा तो फ़ायदे में कैसा लाना, फ़ायदे में जा रहा तो ज़्यादा फ़ायदा कैसा कमाना, नया बिज़नेस स्टार्ट कैसा करना, हमेशा उसकी प्लानिंग कर सकना। डिसीजन मेकिंग, उन्हें सही और जो है ना प्रॉम्प्ट डिसीजंस लेना कभी भी, ठीक है, हालात के हिसाब से घबराना नहीं, बिज़नेस को जो है बंद होने नहीं देना, कितना भी मुश्किल टाइम रहने दो डिसीजन सही ले सकना है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सिमिलर पॉइंट रहता, अगर आपको मैनेज करना है कोई भी चीज़, चाहे बिजनेस रहने दो या कोई भी चीज़ रहने दो, तब आपको उसके उसूल क्या है, मैनेजमेंट आप कैसा करते। सबसे पहला रहता है उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर, काम को तरीक़े से बांटना। सपोज़ आप एक शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बड़ा फंक्शन होता, दावत कर रहे हैं, फलाना जो है 2000 आदमी की दावत है, छोटा, आप अकेले नहीं कर सकते इसको। आप अगर जिम्मेदारी ले लिए तो आप कई लोगों को लेके उनके हिसाब से काम आप बांट देते, कौन सा काम कौन कर सकते, वो हिसाब से आप काम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते। आपको लीड करना रहता सामने से। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक को आप एक अथॉरिटी देते और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते। उसको अथॉरिटी ये कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप कर लो, फिर उसका जवाबदार भी आप ही रहना, वो हुआ नहीं हुआ, हुआ तो कई को कैसा हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। डिसिप्लिन, ठीक है, मैनेजमेंट में आपको रूल्स रेगुलेशंस बनाना पड़ता, जिसमें आपको काम टाइम पे होना, तरीक़े से होना, सलीक़े से होना, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। यूनिटी ऑफ कमांड, एक आदमी रहना जो सबको कमांड करना जब काम सही होता। जैसे मस्जिद में एक इमाम रहता, एक इमाम के आवाज़ पे पूरे झुक जाते, ठीक है, तो इसमें क्या है, दो इमाम नहीं रहते, नहीं तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तो कमांड जब एक का रहता, कहीं पर भी रहने दो, जब काम सही होता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही बंदा रहना जो सबको डायरेक्शन प्रॉपर देना, ठीक है, कौन किसको क्या करना है, कैसा करना है। तो दो जने रहे तो झगड़े का हमेशा चांस रहता और काम सही नहीं होता। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, अब सबको अलग अलग काम दिए, सपोज़ किसी का एक का स्लो हो रहा काम, एक का काम जल्दी होगा, दूसरा उसकी हेल्प करना, क्योंकि सबका एक ही मकसद होना वहाँ पे कि ये मेरा जो टास्क है हम लोगों का पूरों का मिला के वो टास्क जल्दी कंप्लीट होना, दावत सही तरीके से होना। तो इससे क्या है, इंडिविजुअल अलग अलग इंटरेस्ट को कॉमन इंटरेस्ट बना लेना। रेम्यूनरेशन टू पर्सनल, अगर कोई अच्छा काम करा तो उसको जो है तारीफ़ देना या उसको जो है एक्स्ट्रा बोनस देना, ये करना। सेंट्रलाइजेशन, पूरे काम को एक ही जगह से बैठ के मैनेज करना, एक अथॉरिटी रहना मेन इसमें। स्केलर चेन, एक दूसरे से पूरे जुड़े हुए रहना, जैसा कि मैं किसी को ऑर्डर दिया, उसके अंडर में कुछ लोग हैं, तो मेरा ऑर्डर वो लोगों तक पहुंचना पूरा,
जब जाके वो लोग को समझ में आता काम कैसा करना। काफ़ी है शॉर्ट आंसर्स। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट किसको बोलते हैं, दोनों का डिफरेंस। डीलिंग, प्राइमरी मार्केट डील्स विद द इशू ऑफ न्यू शेयर्स। प्राइमरी मार्केट फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर्स इशू करती नई नई कंपनी के, उसको बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है, जो पहले शेयर्स इशू हो गए वो फिर दोबारा बिकना मार्केट में। सिमिलरली ज़मीन है, नई नई प्लॉटिंग करे, पूरे प्लॉट्स बना के बेच रहे हैं, दैट इज़ प्राइमरी मार्केट। फिर वो प्लॉटों को बिकने के बाद फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार बेचे जा रहे हुए प्लॉट्स, दैट इज़ सेकेंडरी मार्केट। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, इट अलाउज द कंपनी, यहाँ पे कंपनी जो है डायरेक्टली बेचती शेयर्स, और यहाँ पे स्टॉक, सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स बेचे जाते हैं। ऑल्टरनेटिव, प्राइमरी मार्केट को दूसरा नाम है न्यू शेयर मार्केट भी बोलते हैं, और इसमें जो है स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं सेकंड नाम। कंसर्न, इट इज़ कंसर्न विद द बाइंग ऑफ सिक्योरिटी। इसमें खाली क्या है, बाइंग रहती है। यहाँ पे क्या है, सेलिंग भी हो रही और बाइंग भी हो रही। यहाँ कंपनी से सीधा बाई करते हैं, यहाँ पे क्या है, एक बंदा सेल करता, दूसरा बंदा परचेस करता। बस काफ़ी है, 5 मार्क्स का है। इंडिजीनियस बैंकर और मनी लेंडर में डिफरेंस क्या है, ये लोग दोनों भी क्या है, पैसे उधार देते, पैसे खर्चे देते। इंडिजीनियस बैंकर्स प्रोवाइड फाइनेंस फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिजीनियस बैंकर्स जो होते हैं ये इसके कारोबार के लिए पैसे देते। मनी लेंडर्स प्रोवाइड फाइनेंस फॉर कंजम्पशन, ये लोग क्या है, घर के प्राइवेट दावतों के लिए, इस्तेमाल के लिए पैसे देते। ठीक है, मनी लेंडर्स। दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड गिव लोन्स, ये लोग क्या है, कोई भी चीज़ रखा के आप इनके पास से ले सकते हैं। दे डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड मेनली एंगेज इन द लेंडिंग बिजनेस, ये बेसिकली डिपॉजिट्स नहीं लेते। हाँ सॉरी, ये लोग जो है डिपॉजिट लेते, डिपॉजिट इन द सेंस ये लोग पैसे जमा भी करते, और छोटा बैंक है समझो, पैसे जमा भी करते, आप अगर पैसे जमा कराना चाह रहे हैं बैंक की तरह, और लोन्स भी देते। मनी लेंडर्स क्या है, डिपॉजिट्स नहीं लेते, सीधा सिर्फ वो लोग लोन देते। इंटरेस्ट रेट, यूजुअली इंटरेस्ट रेट चार्ज इंडिजिनियस बैंकर्स इज लेस। इसमें क्या है, बैंक्स जो रहते हैं अपने, उन लोग क्या करते हैं, लोन इंटरेस्ट जो है कम लेते, लेकिन मनी लेंडर्स इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहते। सिक्योरिटीज, इंडिजिनियस बैंकर्स प्रोवाइड फाइनेंस अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी बोले तो आपको कोई भी चीज़ रखा के आप पैसे ले सकते हैं। यूजुअली मनी लेंडर्स वोंट डिमांड सिक्योरिटीज़, इन लोगों का क्या है, सिक्योरिटीज़ यूजुअली नहीं लेते, आदमी के नाम पे देते, फिर बाद में वसूल कर लेते। ई बैंकिंग, 4 एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। ई बोलते हैं जैसे सीधा सीधा जो है अपने को ऑनलाइन बैंकिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात हो रही। ई बैंकिंग बोले यानी ऑनलाइन जो अपन बैंकिंग करते, वो ऑनलाइन में जो है पैसे निकालना, पैसे डालना, पैसे ट्रांसफ़र करना, चेक करना, ये सब चीज़ें जो है ई बैंकिंग में आते हैं। इसके 4 एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, बैंक इंकर्स लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट, बैंक को खर्चा कम आता है इससे। इट रिजल्ट्स इन हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर 24/7 एक्सेस कर सकता अपने बैंक को, सेटिस्फाई रहता। इन दिस एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विद ग्रेटर स्पीड एंड एक्यूरेसी, यहाँ पे आपको काम फास्ट होता है, बैंक में गए तो घंटों लाइन में ठहरना पड़ता आपको। इट असिस्ट द बैंकर इन रिड्यूसिंग द वर्क बर्डन ऑफ द ब्रांचेस, जब लोग घर से बैंक पूरा एक्सेस कर ले रहे हैं तो बैंक वालों पे भी बर्डन कम पड़ता। फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या रहता है, आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराते, लाइफ इंश्योरेंस रहता, मेडिकल इंश्योरेंस रहता। तो इंश्योरेंस क्या करता है, जैसा कि सब लोगों से ये लोग मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली कुछ कुछ पैसे इंश्योरेंस जो भी कराते, थोड़े थोड़े पैसे लेते। अब सपोज 100 आदमी इंश्योरेंस कराए, उसमें से समझो 1 साल गया, 2 साल गया, एक जना कुछ जो है ये मर गया, तो 100 आदमी के जो जमा कर रहे हैं उसको कलेक्ट करके जितना सम प्रॉमिस करे वो सम उसको डिलीवर हो जाते पैसे, वो बाकी के फिर ऐसे ही चलते रहता है, फिर कोई मरा देते रहते। तो इसमें क्या है, रिस्क शेयर होते रहता। ठीक है, दैट इज़ इंश्योरेंस। गाड़ियों का भी वैसी है, सारे गाड़ियों का कराते, अगर किसी का एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, क्लेम करे तो वैलिड है तो इंश्योरेंस वाले पैसे देते उसके। स्टेट द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, पहला है रिस्क शेयरिंग, जो अभी समझा दिया मैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू विच एन इंडिविजुअल हिज फैमिली शेयर्स फाइनेंशियल लॉसेस ऑन द अकरेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट। तो आपको अगर कुछ भी इंसिडेंट हो गया, मैं गाड़ी का कराया, लाइफ का कराया, अगर मैं मर गया तो मेरी फैमिली को पैसे मिलते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो पैसे मिलते हैं। कोऑपरेटिव डिवाइसेस,
Insurance is considered as a cooperative device because in every insurance plan cooperation of large number of individuals, जो समझाया मैं, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते, सबके कॉपरेशन से किसी एक का इंश्योरेंस पूरा होता। प्रोटेक्टिव डिवाइस, हमेशा क्या है, लॉस का रिस्क कम हो जाता। अगर मैं कारोबार कर रहा हूँ, अगर मैं इंश्योरेंस करा लिया, कल को आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो मेरे को कुछ हद तक अमाउंट मेरा रिकवर हो जाता है इंश्योरेंस के थ्रू। रिस्क मेजरमेंट डिवाइस, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्री एज्यूम्स द रिस्क इवैल्यूएशन सो दैट अमाउंट ऑफ लॉस बाय ईच इंश्योर्ड कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे क्या है, लोग अंदाज़ा पहले से लगा लेते, अगर कुछ हुआ तो कितने का लॉस हो सकता है, जिससे आपका रिस्क कितना हो रहा मालूम हो जाता। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कुछ उसूल हैं, ठीक है। इंश्योरेंस अगर कराना है, इंश्योरेंस डिफाइंड एज अ सोशल डिवाइस फॉर मेकिंग एक्यूमुलेशन टू मीट अनसर्टेन लॉस ऑफ कैपिटल विच इज कैरिड आउट थ्रू द ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स टू वन पर्सन। जो आपको समझाया, बहुत सारे लोगों के रिस्क डिवाइड होके क्या है, किसी एक को मदद हो जाती है। उसूल क्या है उसके, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेंस आप करा रहे हैं ये सोच के नहीं कराना है कि जो है कैसा भी मेरे को इंश्योरेंस से पैसे लेना है। सबसे पहले फेथ ये रहना कि मैं इंश्योरेंस तो करा ले रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये हादसा ना हो या एक्सेट्रा, ये चीज़ की हमेशा अपन नीयत अच्छी रहना। Principle of insurable interest, a person cannot enter into contract insurance unless he is been insurable interest and subject to the matter of insurance. A contract of insurance without insurable interest will be treated as gambling contract। जैसा मैं बोला, आपको ये सोच के कराना है कि मैं इंश्योर हो रहा हूँ, बस खाली मेरे को पक्का करना है, कल को कुछ हो गया तो नहीं, मेरे को होने से मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं जानबूझ के इंश्योरेंस करा के गाड़ी तेज़ चलाता हूँ, तो ऐसा कुछ है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट में नहीं आते। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी स्टेट्स दैट इंश्योरर शुड नॉट पे मोर देन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। तो इंश्योरेंस में क्या रहता, जो भी कंपनी रहेंगी, जितना आपका लॉस है उतने ही पैसे क्लेम करना और उतने पैसे कंपनी आपको देना, या उतने रिलेटेड जितना भी है वो देना, उससे बढ़ के पैसे आपको नहीं जाना। Principle of subrogation, according to this principle, when the loss is compensated by the insurer to insured in the event of mishap, the right of ownership or damaged goods shifted from insured to insurer. So when the loss is compensated by the insurer, तो जो भी सामान, जो अगर उन्हें फॉर एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी का पूरा एक्सीडेंट हो गया, तो जो भी सामान था वो गाड़ी के एवज़ में उन्हें पूरी ख़राब हो गई बोल के इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे दे दी, तो वो जो गाड़ी जो भी बच गया सामान, वो पूरी जो है ना किसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो इंश्योरेंस कंपनी की जो डैमेज थी। सो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, दिस प्रिंसिपल कम्स इनटू फोर्स व्हेन अ पर्सन गेट हिज एसेट इंश्योर्ड बाय न्यूमरस इंश्योरेंस कंपनीज, दिस इज नोन एज डबल इंश्योरेंस। एक चीज़ को अगर आप एक से ज़्यादा कंपनी से इंश्योरेंस कराए हुए है, डबल इंश्योरेंस बोलते हैं, तो दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। व्हाट आर द स्पेशल प्रोविजन एनेक्टेड बाय तेलंगाना स्टेट फॉर एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे बिजनेसमैनों के लिए जो है ये एक बनाया गया था तेलंगाना में। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थे, क्या क्या फंक्शंस थे। अरेंजमेंट ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्मॉलर प्लॉट्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, छोटे छोटे ज़मीना, छोटे छोटे जो है प्लॉट्स बनाना गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि छोटे छोटे बिजनेसमैन वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सके। अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल फंड्स टू प्रोवाइड एंटी पायरेटिंग असिस्टेंस एंड आईपी रजिस्ट्रेशन, इसमें क्या है, चोरी के नकली बिजनेस ये इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होना, बल्कि छोटे छोटे फंड सबको प्रोवाइड करें। अरेंजमेंट ऑफ कंसल्टेशन पैनल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एमएसएमई इंटरप्राइजेस, तो इसके लिए जो है बिजनेसमैनों को हेल्प करने के लिए कंट्रोल पैनल, कंसल्टेशन पैनल भी बनाया गया। मार्केट सपोर्ट टू टेक पार्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड शोज एंड बायर सेलर मीटिंग्स, मार्केटिंग सपोर्ट, आप ये छोटे छोटे कंपनियों को जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट कर सकना, मार्केटिंग कर सकना, उसके लिए भी सपोर्ट प्रोवाइड करा। रीएम्बर्समेंट ऑफ लैंड कन्वर्जेशन चार्जेस टू एमएसएमई लोकेटेड इन ओन लैंड, बस काफ़ी है 4 पॉइंट्स इसके। सर्विसेज ऑफर्ड बाय होलसेलर टू रिटेलर,
SEZ, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसा कि अपने पास हाईटेक सिटी है और ये गच्चीबोली का साइड है, शमशाबाद के साइड है, जहाँ पे आप बिज़नेस खुल के कर सकते हैं। बिज़नेस के वास्ते गवर्नमेंट फुल फैसिलिटी के साथ जगह बना के दी आपको, दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहाँ प्योरली कंपनीज रहते हैं आपको। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। वहाँ पे क्या हो रहा? कंपनियाँ आने की वजह से नौकरियाँ जनरेट होते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता वहाँ पे। ग्रोथ ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, और वहाँ पे लोगों को जो है काम मिलते, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जहाँ लेबर यूज़ होता वहाँ पे ग्रोथ होती रहती। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, स्टेट पूरा बैलेंस हो जाता, हर तरफ डेवलपमेंट आ जाता। कैपेसिटी बिल्डिंग, आप जो है ना कैपेसिटी को बढ़ा सकते। कैपेसिटी जो है ना, लोगों को जैसा जैसा नए नए कंपनीज आते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है SEZ का? कई क्या से बनाई गवर्नमेंट हो? टू जनरेट एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। प्रमोट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, गुड्स सर्विसेज को। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन, बाहर के लोगों को यहाँ पे पैसा लगाने के लिए। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, नौकरियाँ पैदा करने के लिए। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, और जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, बैंकिंग है, रोड्स है, ठीक है, ऑनलाइन से फैसिलिटीज़ है बिजनेस के, ये सब को डेवलप करने के लिए। इंटरनेशनल ट्रेड, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड में डिफरेंस क्या है? इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू द ट्रेडिंग रेंजिंग विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ट्रेड करेंगे उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, कंट्रीज के बीच में अगर बिजनेस कर रहे हैं, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सचेंज ऑफ करेंसी, आपको कंट्री के अंदर कोई एक्सचेंज ऑफ करेंसी नहीं होती, लेकिन बिटवीन कंट्रीज आपको एक्सचेंज ऑफ करेंसी होती है, डॉलर से रुपए में, रुपए से डॉलर में। स्टेट के अंदर अगर आप कंट्री के अंदर बिजनेस करेंगे तो आपको जो है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते, लेकिन कंट्री और कंट्री के बीच में रहते तो रेस्ट्रिक्शंस रहते। डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, देयर इज़ द स्कोप फॉर द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स। यहाँ पे क्या है, डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई बढ़ा और कम कर सकते हैं, लेकिन जो है कंट्रीज़ के बीच में जब एक बार फिक्स हो गया कि हर साल इतना सप्लाई करना है, तो वही सप्लाई चलता, डिमांड के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं होते। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब कंट्री के अंदर रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लो रहेगा, बिटवीन कंट्रीज रहेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई रहेगा। मैनेजमेंट तो हो गया। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग, सेम डायरेक्शंस अगर देना है तो उसके उसूल क्या है? मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, डायरेक्शन ऐसा रहना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही काम ले सकना। हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, डायरेक्शन शुड बी सब मिलके कंपनी को क्या ज़रूरत है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम करना, हर कोई अपना अपना ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना। यूनिटी ऑफ कमांड, एक बंदा काम कमांड देना, एक बंदा डायरेक्शंस देना। मैनेजेरियल कम्युनिकेशन, द मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट प्लान्स, पॉलिसीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली कम्युनिकेटेड, हर चीज़ हर एक बंदे को क्लियरली समझाना ताकि काम सही हो सके। यूज़ ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इन एवरी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर विल बी इनफॉर्मल ग्रुप्स, सच ग्रुप्स टू इंश्योर द डायरेक्शन। कई लोग रहते हैं जो प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़बान नहीं समझते, मैनेजमेंट के तरीक़े से काम नहीं करते, छोटे छोटे लेबर ग्रुप्स रहते हैं, उनको भी तरीक़े से समझा के काम करा के लेके चलना। सेम ऑर्गेनाइजिंग भी वैसे थे स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइज करना है कोई भी चीज़, तो जैसा मैं समझाया था आपको फंक्शन का एग्जांपल देके। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, काम डिवाइड करना। डिपार्टमेंटलाइजेशन, कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा काम करेगा क्लियरली मेंशन करना। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, किसको क्या काम देना है, प्रॉपर उसके स्किल के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से काम देना। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, क्या काम हो रहा, कैसा हो रहा, ठीक है, उसकी रिपोर्ट्स लेते रहना। Capital market is a market where long run finance is offered to business units by the sale of securities. यहाँ पे कैपिटल मार्केट में क्या है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ भी आते हैं, डिबेंचर्स वगैरह रहते हैं, जो कंपनी वाले जब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले लोन लेते, 5 साल 10 साल का लोन, 20 साल का लोन लेते, सो कैपिटल मार्केट बोलते हैं, जहाँ से वो लोन्स कलेक्ट करते, बैंक से देते, बड़े बड़े कंपनीज देते।
Mutual fund is a different kind of investment technique which pools or gather money from various investors and invest such money in company stock bonds. म्यूचुअल फंड में क्या है, आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी एक तरीक़ा है इन्वेस्टमेंट लेने का लोगों से, जिसमें वो पैसे लेके क्या है कंपनी स्टार्ट करते हैं। लेम डक, लेम डक किसको बोलेंगे? अ बियर इज सेड टू बी a lame duck when he is not able to fulfill his commitment and when his expectation does not become true. Bear agrees to sell some securities on a specific data but unable to do due to unavailability of such security in the market. इन्हें समझ में आता है शेयर्स का है। स्टॉक एक्सचेंज समझा दिया मैं आपको। बुल किसको बोलेंगे, बेयर किसको बोलेंगे? बुल द speculator who purchase shares for the purpose of selling them at high prices. ठीक है, जो हाई प्राइजेस पे बेचने के लिए ख़रीदता, दैट इज़ बुल। फ्यूचर में उन्हें हमेशा कोशिश करता कि शेयर्स के जो है वैल्यू बढ़ते रहना। बेयर क्या करता, शेयर मार्केट को कुछ भी करके गिरते हुए शेयरों को लेने की कोशिश करता, शेयर्स गिराने की कोशिश करता ताकि लेके फिर हाई वैल्यू में बेच सकना उन्हें, ये बेयर रहता। स्पेकुलेटर हु सेल द सिक्योरिटीज बाय प्रेडिक्टिंग अ फॉल इन इट्स प्राइस इन फ्यूचर इज़ अ बेयर, इज ऑल्सो अ मंडी वाला। तो बेयर क्या करता, हमेशा गिरते हुए शेयरों की तलाश में रहता, उन्हें ले लेके फिर बाद में उठे खुद बेच देता उसको। एटीएम मालूम है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सेविंग अकाउंट समझा मैं। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इज अ स्ट्रिप कार्ड, एक कार्ड रहता स्ट्रिप कार्ड प्रोवाइडेड बाय बैंक्स विच अलाउज देयर कस्टमर टू परचेज द गुड्स वेन एवर ही आर शी वॉन्ट्स टू पे एन अमाउंट लेटर। जब आपको पैसे बाद में पे करना रहता, प्रेजेंटली आप जो है क्रेडिट कार्ड से पैसे ले सकते या सामान ले सकते। ओवरड्राफ्ट समझा आपको मैं। एंडोमेंट पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी रन्स ओनली फॉर ए लिमिटेड पीरियड और अप टू अ पर्टिकुलर एज। द पॉलिसी मनी बिकम्स ड्यू टू the end of a period specified in the policy. In case the assured dies before the specified time, the policy money is paid at the time of death. Endowment policy runs only for a limited period or up to a particular age. इंश्योरेंस कराए समझो, वो इंश्योरेंस का जो है एक एज तक का इंश्योरेंस कंपनी करती है। अगर आप बुढ़े लोगों का इंश्योरेंस कराने को जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं करती। 50-55 के बाद में इंश्योरेंस नहीं करती उन्हें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्ट करते हैं तो मरने की एज है, तो उसके बाद पैसे नहीं मिलते आपको। सरेंडर वैल्यू, इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स कोई भी चीज़ें नए चीज़ें ट्राई करना, दैट इज़ इनोवेशन। बिजनेस के अंदर नए चीज़ों को ट्राई करना। एडॉप्टिव entrepreneur, adaptive or imitative entrepreneur are those individuals who possess a characteristic feature of willingness to follow successful innovation by entrepreneurs. मैं आइडिया इसका हाँ, अडेप्टिव क्या है, किसी को देख के अपने बिजनेस में जो है कुछ बड़ा करने की कोशिश करना, कुछ चेंज करने की कोशिश करना। सामने अब कोई कंपनी है, जैसा कि एग्जांपल मैं ज़ुकरबर्ग को देख के कुछ करना चाह रहा हूँ, तो मैं बड़े बड़े लोगों को जो ऑलरेडी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं, तो दैट इज़ अडेप्टिव एंटरप्रेन्योर। सरप्राइज। Bridge loans. Bridge loan is sanctioned for a short-term period to help the entrepreneur carry out the project until he or she gets the term loan, which is applied for getting sanctioning. छोटा मोटा लोन जो आपको बैंक प्रोवाइड करता जब तक कि आपका बड़ा लोन आपके हैंड आपको नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड ब्रिज लोन। इंटरनल ट्रेड, कंट्री के अंदर बिजनेस जो करते दैट इज इंटरनल ट्रेड। इसमें होलसेल और रिटेल दो टाइप के बिजनेस होते। Cheap jacks. Cheap jacks carry out their business in small rented shops for a particular period. They move from place to place and deal with the items of low cost. Cheap jacks which रोड पे बैठ के बेचने वाले या टेम्पररी दुकाना लगाते सीजन के हिसाब से, जगह के हिसाब से। तो इनका क्या है, जगह जगह फिरते रहते, किराए के दुकानों में माल बेचते, दैट इज चीप जैक्स। मल्टीपल शॉप्स आर ऑल्सो नोन एज चेन स्टोर्स। दीज आर ग्रुप ऑफ स्टोर्स। यहाँ क्या है, एक ही बिजनेसमैन के कई सारे जो है शॉप्स रहते, ठीक है। जैसा आपके वेस्ट साइड है, वेस्ट साइड के क्या है, कई सारे आपको जो वो है दुकाना है, और आपके पिस्ता हाउस है,
तो ये सब जो है इसको चेन स्टोर्स बोल सकते हैं। बॉन्डेड वेयरहाउस आर लोकेटेड नियर पोर्ट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इम्पोर्टर्स। पोर्ट अथॉरिटी मेंटेन लार्ज वेयर हाउसेस। वेयर हाउस बोले तो गोदाम समझो। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या है? जो पोर्ट्स के करीब, समंदर के किनारों के करीब या एयरपोर्ट के करीब रहना, दैट इज बॉन्डेड वेयर हाउसेस। सामान रखने, ले जाने करने आसानी होना। बिल ऑफ लैडिंग इंपॉर्टेंट है। बिल ऑफ लैडिंग इज अ रेसिप्ट इशूड बाय द शिपिंग कंपनी एक्नॉलेजमेंट दैट द गुड्स आर रिसीव ऑन बोर्ड। जब आप शिप के थ्रू कुछ सामान भेज रहे हैं, ठीक है, तो जब सामान चढ़ जाता है तो सामान रिसीव हुआ बोल के आपको शिपिंग कंपनी एक रसीद देती है, दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ लैडिंग, जिसमें पूरे सामान की डिटेल्स रहती। स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग ऑफ। स्टाफिंग किसको बोलेंगे? प्रॉपर स्टाफ को सेलेक्ट करना, रिक्रूट करना, काम पे रखना। अब एक काम है, एक दुकान खोली, अब एक होटल खोले, होटल के अंदर आपको कुक की ज़रूरत रहती, वेटर की ज़रूरत रहती, क्लीनर की ज़रूरत रहती, ठीक है, ये सब पोजीशंस को फिल करना, तो उसको बोलेंगे प्रोसेस को स्टाफिंग। डन, ऑल द बेस्ट।